नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किंग मेकर। किंग मेकर में आज बात होगी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो पहाड़ की सियासत में उम्मीदों का पहाड़ लेकर आई है, जिसके समक्ष चुनौतियों का एक अंबार है, लेकिन देवभूमि में विकल्प का एक संकल्प दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपने किंग का नाम तो घोषित कर दिया है। कर्नल कोठियाल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले वो किंग मेकर कौन होंगे। कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने दांव लगाया है, लेकिन सबसे ज्यादा यकीन अगर किसी पर किया है तो वो हैं दिनेश मोहनिया जी। दिल्ली में विधायक और देवभूमि में प्रभारी के तौर पर उनकी तैनाती हुई है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश मोहनिया जी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, देवभूमि में आप एक विकल्प बन करके आए हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं। जनता आप पर कितना यकीन करेगी नहीं करेगी, ये पसोपेश है। उस बीच में आप अपने आप को कहां पा रहे हैं देवभूमि की सियासत में? देखिए, अभी तक उत्तराखंड की सियासत में हर बार ये देखने में आया कि लोग पिछली सरकार से परेशान होके, दुखी होके एक अन्य पार्टी को वोट दे देते हैं और फिर 5 साल उसकी सरकार में रहने के बाद फिर परेशान होने के बाद फिर एक पहली वाली पार्टी को चुन लेते हैं। ये पिछले 21 सालों में आप देख रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस की सरकारें लगातार यहाँ पर रही हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्पहीनता की स्थिति थी, विकल्प ही नहीं था कि वो लोग किसी को चुने। अब आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में बेहतर चेहरों के साथ उत्तराखंड की राजनीति में उतरी है और साथ ही साथ वो ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनसे आम जनजीवन प्रभावित होता है लोगों का। वो चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की बात हो, रोड्स की बात हो। तो हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के लोग एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उसको प्यार और आशीर्वाद लगातार दे रहे हैं। उसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, उसका परिवार बढ़ रहा है और साथ ही साथ लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और लोग एक बेहतर विकल्प के रूप में आज आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एक विकल्प आप बन सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में आपने वो मॉडल पेश किया है, दिल्ली में आपने साबित करके दिखाया है, 3-3 बार वहां की जनता ने आप पर यकीन किया है। लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड दोनों जगह की परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ों की अपनी जिंदगी है, वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सवाल ये है कि देवभूमि में दिल्ली मॉडल कितना एक्सेप्ट किया जाएगा और लोगों को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि जो दिल्ली में आपने किया वो आप देहरादून में या फिर देवभूमि में कर सकते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि परिस्थितियां निश्चित तौर पे अलग हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन जब हम मुद्दों की बात करते हैं और जब हम जीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं तो कौन यकीन नहीं करेगा कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरनी चाहिए, बिजली लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये कोर इश्यूज हैं, ये कोर इश्यूज वैसे के वैसे हैं। हमारे साथ साथ ये भी कहना है कि हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े चेंजेस लाने पड़े। जैसे दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया, कोई यूनिक कॉन्सेप्ट था, जरूरी नहीं कि पूरा की पूरा वो चीज यहाँ पर रिप्लीकेट हो, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के लोगों का भी अधिकार है कि उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था हो। इससे कौन इनकार कर सकता है? जब हम बात करते हैं स्कूलों की, तो उत्तराखंड में कौन कह सकता है कि स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए? तो हमारा बिल्कुल ये मानना है कि ज्योग्राफिकली चैलेंजेस हैं, व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन मुद्दे लगभग सेम हैं, मुद्दे लगभग वही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि हम तस्वीर बदल देंगे, लेकिन एक्चुअल जब चुनाव होता है, आप सत्ता नसीन हो जाते हैं, उसके बाद सारे विकल्प आपके जो सारे वादे आपके पीछे छूट जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि जनता आप पर यहाँ पर यकीन करेगी? और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि चैलेंजेज की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको अगर ये सारी चीज़ें आप बात करते हो तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको फंड चाहिए, आपको बहुत सारा जो है रेवेन्यू चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कैसे मीट आउट कर पाएंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देख चुकी है, वो कांग्रेस का शासन भी देख चुकी है। दोनों लगभग 10-10 साल इस प्रदेश पे शासन कर चुके हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में से एक भी पार्टी आज स्थिति में नहीं है जो ये कह सके कि हमारे काम के आधार पर हमें वोट दे दीजिए।
जो हमने काम किया उसके आधार पर वोट दे दीजिए। अभी पिछले दिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने 8,000 करोड़ जो है देखिए, तो उनको साथ की 85,000 करोड़ का अमित शाह भी लेखा जोखा देकर के गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि अगर हमारा काम पसंद है तो आप वोट दीजिए, काम पसंद नहीं है तो वोट मत दीजिए। वो तो कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो मैं तो और कह रहा, हमने विकल्प दिया है। देखिए हमारा ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, अच्छी बात है, तो आप वो 5 काम गिना दीजिए जो आपने 5 सालों में किए हैं। कौन से ऐसे 5 काम है जिनको लेके आप चुनावों में जा सकते हैं? हम तो ये मान रहे हैं कि आप चुनावों में जाके लोगों के बीच में वो काम रखिए और लोगों को बोलिए कि अगर आपको काम ठीक लगते हैं तो वोट दे दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़, ये जब 21 साल पहले राज्य बना तो राज्य गठन के पीछे जो उद्देश्य था कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ पे रोका जा सके, उनको वहां पर रोजगार के साथ जो है जोड़ा जा सके और सबसे पहाड़ों को समृद्ध किया जा सके। लेकिन 21 साल से जो पलायन का कारवां है, वो पहाड़ से प्लेन की तरफ आने का या फिर प्लेन से फिर अदर स्टेट जाने का वो जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। देखिए, आप तो खुद मान रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। तो फिर आपके पास क्या रोड मैप है? मैं वही कह रहा हूं, अब रोड मैप, हमें किसी भी समस्या के मेन कॉज में जाना पड़ेगा कि वो कारण क्या है जिनसे पलायन हो रहा है। आप सोचिए कि मेरा छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना चाहता हूँ, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अगर वो स्कूल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो निश्चित तौर पे फिर मैं शहर की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर स्कूल देखूंगा। तो शिक्षा व्यवस्था पलायन के लिए एक कारण है। दूसरा, जब मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरे को बेहतर इलाज नहीं मिलेगा तो मुझे होगा कि शहर की तरफ जाऊँ, वहाँ मेरे को इलाज मिल सकेगा, या दूसरे शहरों में जाऊँ या दिल्ली की तरफ चलूँ। जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था रेफरल सेंटर बन गई है। पहाड़ से आपको रेफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल चले जाइए, जिला अस्पताल से रेफर कर दिया जाता है आप देहरादून चले जाइए, देहरादून से आपको रेफर कर दिया जाएगा दिल्ली चले जाइए। तो ये पूरे की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो रेफरल सिस्टम पे आ गई है। तो लोग पहाड़ पे क्यों रहें? तो हमारा ये मानना है कि अगर हम 3 चीजें पहाड़ पे प्रोवाइड कर दें, लोगों को व्यवस्था दे दें, तो पहाड़ ना केवल समृद्ध होंगे बल्कि जो अभी तक जितना पलायन है वो भी रिवर्स पलायन की स्थिति आ जाएगी। हम अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था बना दें जिससे कि बच्चा वहाँ पढ़ सके, उसके बाद हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे दें जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए। तीसरा, हम छोटे छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध करा दें जो पहाड़ की परिप्रेक्ष्य में संभव हो। अगर ये 3 चीजें हम कर दें तो फिर मुझे लगता है कि रिवर्स पलायन शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहां के स्कूलों में शिक्षक आसानी से स्कूल पहुंच सकते हैं। पहाड़ में कोई जाना नहीं चाहता, या पहाड़ के जो स्कूल हैं वहां पर कनेक्टिविटी का इस तरह का आलम है कि वहां पर अगर एक टीचर पहुंच गया तो दोबारा फिर शायद उसको शाम को घर वापस आने में सोचना पड़ता। ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंस है। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा आपको दिल्ली की तर्ज पर यहाँ देवभूमि में आकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, स्वास्थ्य देखिए, जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो लोग यही कहते थे कि बहुत मुश्किल है सरकारी स्कूलों को ठीक करना, बहुत मुश्किल है ये तो सरकारी बच्चों को ठीक करना, बहुत मुश्किल है सरकारी टीचरों को ठीक करना, ये तो जी व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, पिछले 50 सालों से ऐसी चल रही है, ऐसे ही चलेगी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलना है तो फिर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसी व्यवस्था तो चल ही रही है, ऐसी व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रही है, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस में चल रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी बनाने की, आम आदमी पार्टी को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जो अभी तक ट्रेडिशनल चीज़ें हुई हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हुई है, जो ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था में काम हुआ है, उसको बदलना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना है। इसलिए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है। जब पहली बार दिल्ली में हम आए तो हमने 23% बजट केवल अपना शिक्षा के लिए दिया, जो कि हाईएस्ट इन द कंट्री था। अब आप ये लगा चाहिए कि अगर एक सरकार की राजनीतिक जो सोच है वो ये दर्शाती है कि अगर आप शिक्षा पे अपने पूरे बजट का 23% खर्च कर रहे हैं तो फिर चीजें ठीक होंगी। फिर आपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, वहां से पढ़ के वो टीचर्स आए, फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा ये मानना है कि हम केवल बेहतर नीयत की आवश्यकता है। अगर आप जहां चाह वहां राह, जहां चाहत होगी वहां पर रास्ते निकलेंगे, लेकिन आप व्यवस्था बदलना ही नहीं चाहते। अब यहाँ की सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा नहीं है, खनन है। अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बनते ही सारे खनन के पट्टे एकदम बांट दिए। तो वो ये दिखाता है कि उनकी रुचि कहीं में भी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठीक करने में नहीं है। उनकी रुचि ये है कि अब हमारी सरकार जा रही है तो जितने खनन के पट्टों से पैसे ले सकें वो अभी ले लें। तो उन्होंने एक ही दिन में 150-150 ठेके निकाल दिए।
तो हमारा ये मानना है कि ये दिखाता है कि सरकार क्या चाहती है। वो ये चाहती ही नहीं कि इस प्रदेश की जनता अच्छा शिक्षा व्यवस्था पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था पाए। उनकी केवल नीति है कि दोनों हाथों से खनन करके और दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा जाए, जो कि पिछले 21 सालों से हो रहा है। हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी केवल इसलिए राजनीति में आई है, इसलिए आम आदमी पार्टी बनी है कि वो इस व्यवस्था को बदल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है देवभूमि में। पॉलिटिकल कैंपेन भी आप लोग बड़े लेवल पर कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, इसके साथ ही जो आपके नेशनल लीडर हैं वो यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो है हरीश रावत। बीजेपी तो खैर पूरी ताकत से लगी हुई है। लड़ाई आपकी कहां पर और किसके साथ है? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये पूरा की पूरा चुनाव जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह की गुटबाजी और जिस तरह की लड़ाई और जिस तरह का संगठन कांग्रेस में नहीं है। आप देखेंगे संगठन के नाम पे कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। साथ ही साथ जो उनकी इनफाइटिंग है, जो आपस में लड़ाई है, वो कहीं पे भी उसको चुनावी परिदृश्य में दिखती नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि पूरा की पूरा जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि संगठनात्मक तौर पे और मुद्दों के रूप में केवल दो पार्टियां जिनके पास कुछ विजन है और वो बात कर सकते हैं। संगठन के रूप में भी कुछ है जो संगठन की बात कर सकते हैं। तो इस पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा और लोगों को ये देखना होगा कि एक तरफ वो सरकार है जो पिछले 5 साल से इस प्रदेश में उसने क्या दिया। लगा के रखें कि जैसे आपने कांग्रेस के वोट बैंक को दिल्ली में रिप्लेस किया, वैसे ही देवभूमि में भी होने जा रहा है। देखिए, हमारा ये मानना है कि किसी का वोट बैंक रिप्लेस करने हम इस प्रदेश में नहीं आए हैं। हम आए हैं इस प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हम आए हैं बेहतर शिक्षा किसी का वोट बैंक तो चाहिए ना। देखिए, आप बीजेपी को मान रहे हैं कि बीजेपी एज इट इज रहेगी और अगर आप काबिज हो रहे हैं तो वो कांग्रेस को खारिज करके। नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी लोग इस प्रदेश की व्यवस्थाओं से परेशान हैं, जो भी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए, जो भी मानते हैं कि काम की राजनीति इस प्रदेश में होनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। और लगातार आम आदमी पार्टी का परिवार जो है वो बड़ा हो रहा है, उनको आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो लोग भी चाहते हैं कि इस प्रदेश में अभी तक जिस तरीके की राजनीति होती आई है और केवल दूसरी पार्टियों को कोस कर और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने की जो राजनीति बनी है, उसको अलग हटकर कोई अगर एक पार्टी राजनीति करने इस प्रदेश में आई है जो कि जनता के मुद्दों की बात कर रही है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ी हो रही है और बात कह रही है कि हम केवल उन मुद्दों की बात करेंगे जो जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल ऐसे मुद्दे जो कि केवल राजनीतिक हैं। जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि हम 12 विधायक उधर से तोड़ के ले आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। मुझे याद है आपका भी एक बयान था, जो है आपने कहा था कि बीजेपी के बहुत सारे असंतुष्ट विधायक हैं, वो आपके संपर्क में हैं और बहुत जल्दी जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये बयान आपका 1.5-2 महीना पहले आया था और अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कहीं तोड़फोड़ होकर के आम आदमी पार्टी के साथ लोग। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो कहीं पे भी ये नहीं है कि किसी पार्टी को तोड़ा जाए, लेकिन साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस प्रदेश की राजनीति में अच्छा काम करना चाहते हैं और जो हमारे मुद्दे उनके साथ चलना चाहते हैं, उनका निश्चित तौर पे स्वागत है। लेकिन साथ ही साथ हम जब भी किसी काम कौन, देखिए, अगर आप मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आप शायद हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हमारा ये मानना है कि जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया हुआ है, CCC का फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, कि कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। तो अगर जिस व्यक्ति को आज मैं ये कह रहा हूं कि जी ये तो भ्रष्ट है, मान लीजिए मैं यशपाल लाल जी का नाम लेता हूं, जिनको कांग्रेस के कार्यकाल में बोला गया कि NH 74 घोटाले में उनका नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनके ऊपर कैंपेन चलाया, कहा कि ये भ्रष्ट हैं, लेकिन चुनाव आते उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो वो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक आदमी को, करप्ट आदमी को एक तरफ से डालती है और दूसरी तरफ से साफ आदमी निकल आता है। उसके बाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी में सरकार में मंत्री रहे, अब पिछले दिनों वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी फिर कहेगी कि जी ये फिर करप्ट है। तो ये जनता ये देख रही है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन जो पूरा मंत्रिमंडल है वो कांग्रेस का है। तो जो व्यक्ति पहले भ्रष्ट होता है वो आपकी सरकार में आते ही पाक साफ हो जाता है और फिर जब दूसरी पार्टी में जाता है तो फिर भ्रष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कोई अलग अलग नहीं है। साथ नहीं लेने जा रहे आप, चाहे पूर्व कांग्रेसी हो, पूर्व भाजपाई हो, कोई भी हो, हमारा ये मानना है कि ये CCC की जो अग्नि परीक्षा है ये उसको देनी पड़ेगी।
कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके ऊपर कम्युनलिज्म के आरोप हैं, जो व्यक्ति क्रिमिनल है, वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। हर एक स्टेट की अपनी एक जरूरत होती है, अपनी टोपोग्राफी होती है, जियोग्राफिकल कंडीशन होती है। बिल्कुल, उसके हिसाब से आप दिल्ली के मॉडल को अगर आप यहाँ पर एडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि भाई दिल्ली और यहाँ पर बहुत अंतर है और कम से कम कुछ नया तो फार्मूला लेकर के आइए। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस हो सकते हैं, तो विजन सेम होगा, इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा जो है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है तो होनी चाहिए। अब आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट निकाला, लेकिन यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर मोहल्ले नहीं है। हो सकता है शहरों में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट चले, लेकिन पहाड़ों पे नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसके लिए अलग ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा जो कि स्वास्थ्य पे केवल काम करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि विजन लगभग वही है। विजन, जब आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो विजन वही है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में आपको ज्योग्राफिकल चैलेंजेस जो हैं उनको देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक नारा दिया है, युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार, अब की बार 60 पार। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा और महिलाओं की बात इस बार बहुत की जा रही, खासकर तब से जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि महिलाओं को 40% हम वोट देंगे, वो माफ कीजिएगा टिकट देंगे जो है। उत्तराखंड में भी डिमांड है। युवा और महिलाओं की बात उत्तराखंड में बार बार की जाती है क्योंकि उसके पीछे वो लॉजिक भी है। इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री नहीं मांग रहा है, वो रोजगार मांग रहा है। वो कह रहा है जी आपने मुख्यमंत्री तो दे दिया युवा, लेकिन इस प्रदेश के युवा क्या, उन्हें रोजगार चाहिए। अब मैं कह रहा हूं ये केवल मैं कभी युवाओं से परहेज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदेश का युवा चाहता क्या है ये तो समझ लीजिए। आप क्या चाहते हैं ये तो समझ में आ गया। आपने तो दे दिया युवा मुख्यमंत्री, लेकिन इस प्रदेश का युवा क्या चाहता है? वो युवा मुख्यमंत्री चाहता है या रोजगार चाहता है? तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो युवा मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। अगर युवा होगा तो ज्यादा एनर्जेटिक मतलब मैं कह रहा हूं कि आप विजन तो रखेंगे जनता के सामने, केवल युवा होना ही सब कुछ नहीं हो सकता ना। आप युवा व्यक्ति को बना दीजिए जिसके पास इस प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है, तो उस प्रदेश के युवा का, उस युवा मुख्यमंत्री का क्या करना है इस प्रदेश के युवा को? मैं कह रहा हूं आप इस प्रदेश का युवा ये कह रहा है कि हमारी रोजगार का क्या, वो बताइए। आप रोजगार की बात नहीं करके उसको एक जुमला दे रहे हैं कि ये युवा मुख्यमंत्री ले लीजिए। जब आप उससे, वो कहता है जी मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, तो आप कह देते हैं कि जी ये एक युवा मुख्यमंत्री ले लीजिए। वो कहता है जी मेरे बूढ़े माँ बाप के इलाज का क्या कीजिए, आप युवा मुख्यमंत्री ले लीजिए। तो ऐसे युवा मुख्यमंत्री का क्या करना है जो इस प्रदेश की व्यवस्था को नहीं सुधार सकता? और 4.5 साल बीतने के बाद उनको याद आया कि इस प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री चाहिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि इस 57 विधायकों के भारी बहुमत के बावजूद वो 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं और खुद ही बता दे रहे हैं कि हमारा सबसे नाकारा मुख्यमंत्री था इसलिए हमने इसको हटा दिया। फिर दूसरे एक मुख्यमंत्री जी आए जिनको अपने काम से ज्यादा महिलाओं की जीन्स और महिलाओं के पैरों में ज्यादा इंटरेस्ट था, फिर उनको भगाया गया। अब इसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री ला गए। अब मुझे बताइए कि 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? विजन बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे? कुछ नहीं है। आज 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास 5 काम ऐसे नहीं है जो गिना सकेगी इन्होंने 5 साल में किए। और उसके ऊपर जुमला ये कि युवा मुख्यमंत्री, शिक्षा की बात युवा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य की बात युवा मुख्यमंत्री। ऐसे युवा मुख्यमंत्री का करना क्या है जो काम ना कर सके? चलिए बीजेपी को छोड़िए, आम आदमी पार्टी वो 36 का बहुमत कहां से जुटाएगी? देखिए हमारा ये मानना है कि जिस प्रदेश की जनता ये तय कर लेती है कि बदलाव लाना है, वो बदलाव आता है। ना तो वो फिर कोई बड़े बड़े चेहरों को देखती है, ना फिर बड़े बड़े मंत्रियों को देखती है, ना बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को देखती है। और आपने कई बार देखा है कि जनता जब एक बार तय कर लेती है ना कि इस प्रदेश में बदलाव चाहिए, इस प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए जो उनके लिए काम करे, तो फिर सब चीजें, सब आंकड़े, सब समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी अंडर करंट है इस प्रदेश की जनता में, उसको ये पार्टियां भी नहीं पकड़ पा रही हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप जाइए जनता के बीच में, नीचे जाके पूछिए लोगों से कि लोग क्या करना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे जी बदलाव चाहिए हमारे को, पिछले 20 साल की व्यवस्था से हमें छुटकारा चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों को हम बहुत देख चुके हैं, बदलाव चाहिए। तो उन्हें एक आम आदमी पार्टी के रूप में एक आशा की किरण दिख रही है। उन्हें दिख रहा है कि एक पार्टी है जो केवल काम काम और काम की बात कर रही है, जो कि ना केवल बड़े चेहरों की बात कर रही है, ना जुमलों की बात कर रही है। वो कह रहे जी इतना कर पाएंगे और ये हमारा विजन है जिसको हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जनता का प्यार बढ़ रहा है।
और मुझे लगता है कि जो अभी अंडर करंट है उसका नतीजा आप 2022 के चुनाव में देखेंगे। आखिरी सवाल में कंक्लूड करूंगा। आप जिस अंडर करंट की बात कर रहे हैं, अगर वो पर्याप्त मतलब ऑपरेट करने के लिए सक्षम ना रहा, और सपोज कीजिए कि आपके पास बहुमत से कम सीटें आती हैं और कांग्रेस के पास भी जो है अगर दोनों की सीटें मिलाकर बहुमत मिल जाता है, तो क्या कांग्रेस के साथ मिल करके उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए जाएंगे, या किसी भी सियासी दल के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, हमारा ये मानना है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के हाइपोथेटिकल आंसर नहीं हो सकते। नहीं, कैलकुलेशन तो करते ना आप, तो अभी भी कैलकुलेशन हाइपोथेटिकल ही तो है कि आप यहाँ 36 सीटें लेकर के आएंगे, आपके पास आई तो नहीं। देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि ये भी प्लानिंग तैयार करेंगे। ए प्लान अगर फेल हुआ तो बी में क्या करेंगे? सर, अभी तो हमारा प्लान ये है कि जनता के बीच में जाएं, जनता से प्यार और आशीर्वाद मांगे। अगर जरूरत पड़ी तो क्या वो देखिए, दूसरी पार्टियों का साथ लेंगे? देखिए, हमने जब भी कुछ किया है, कुछ ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, तो हमने जनता से पूछा है। दिल्ली में भी हम पहली बार जब आए थे तब हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता के बीच में जाके पूछा गया। नहीं तो ये पार्टियां अपने आप ही डिसीजन ले लेती हैं कि किसको समर्थन देना है, किसको सरकार बनानी है। पहली बार ऐसा हुआ जब हमने कहा कि जनता ने हमें वोट दिया है, लेकिन वोट कम पड़ा। हम जनता के बीच में गए और जनता से पूछा कि जी क्या करना चाहिए, और जनता का फैसला सरमाथे। अगर ऐसी परिस्थिति आएंगी तो फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, और जो जनता फैसला लेगी वो सरमाथे। सबसे आखिरी सवाल कि क्या किंग मेकर की भूमिका में दिनेश मोहनिया फिट बैठते हैं? आपको लगता है कि इस उत्तराखंड की सियासत में आप किंग मेकर साबित हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं अपने आप को कोई किंग मेकर नहीं मानता हूँ। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेवारी, जो दायित्व दिया, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीति शुरू दिल्ली में की है, उसका अगला पड़ाव उत्तराखंड बने। उत्तराखंड की जनता का भी उतना ही अधिकार है शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, अन्य चीज़ों पे, जितना दिल्ली की जनता का है। तो वो चीज़ें और आगे जाएं, और जो काम की राजनीति दिल्ली से शुरू हुई है वो पूरे प्रदेश में जाए, पूरे देश में जाए, और लोग ये माने कि जो असली लोकतंत्र है वो ये है कि सरकार जनता के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थे दिनेश मोहनिया जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और विजन रखा कि कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में एग्जीक्यूट करना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी बहुमत है उसको जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो नतीजे क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ देवभूमि में डटी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।